हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूँ 2019 का। तो हम लोग बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और आपको मैंने सारे के सारे 1 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। 2 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 4 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस को, और वो भी जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी क्वेश्चन पेपर को आगे हम सॉल्व करेंगे। बच्चों कल क्वेश्चन नंबर 27 आपका मैं करवा रही थी, पुनरुद्भवन जिसको आप पुनर्जनन के भी नाम से जानते हैं और मुकुलन से आप क्या समझते हैं, ये आपका क्वेश्चन था। पुनरुद्भवन और मुकुलन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजेनरेशन एंड बडिंग। तो आप सबको मैंने बताया था कि पुनरुद्भवन और मुकुलन ये दोनों मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। तो पहली चीज तो ये कि जितने भी बच्चों तक मेरी आवाज जा रही है वो सारे बच्चे ये समझें कि ये जो क्लासेस चलाई जा रही हैं ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चलाई जा रही हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यदि आपको नहीं समझ में आ रहे हैं और या उसका रिवीजन करना है या आप कहीं अटक रहे हैं अपनी परीक्षा की तैयारी में और आपको लगता है कि किसी कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपको चाहिए, तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से या कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, उसका भाग का। प्रश्न संख्या 27 का भाग का उसका उत्तर हम लिखेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? पुनरुद्भवन में लिखेंगे जब किसी एक कोशिक या बहुकोशिक जीव का, ध्यान से इसको लिखेंगे, कौन से शब्दों में आपको आंसर को प्रेजेंट करना है उसको लिखना आपको बहुत अच्छे से जरूरी है। जब किसी एक कोशिक या बहुकोशिक जीव का एक अंग कट जाने पर, एक अंग कट जाने पर वह जीव उसी स्थान पर पुनः उसी अंग को विकसित कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। अब इसका उदाहरण लिखेंगे आप सभी। उदाहरण में क्या लिखेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा, किसी जीव में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता या रीजनरेशन की क्षमता जिस जीव में होती है, हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में उसी का नाम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्लेनेरिया के बारे में। हम लिखेंगे किसके बारे में? प्लेनेरिया के बारे में। अब चूंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको जितना जानकारी है आप प्रॉपर उसको प्रेजेंट करेंगे। तो आप पहले प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन की प्रक्रिया को होते हुए डायग्राम भी शो कर देंगे, है ना। आप प्लेनेरिया का डायग्राम भी शो कर देंगे, प्लेनेरिया का हम डायग्राम भी शो करेंगे।
ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं कि ये 3 भागों में कट गया, 3 भागों में ये कट गया। अब देखिए 3 अलग अलग भागों में टूटने के बाद भी क्या हो रहा है, ये एक नया प्लेन एरिया विकसित कर ले रहा है, ये एक नया प्लेन एरिया विकसित कर ले रहा है। है ना, तो ये क्या है, ये रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता का क्रिया विधि है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या पूछा रहा है, मुकुलन के बारे में पूछ रहा है। तो आपको नेक्स्ट प्रक्रिया में क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन या रीजनरेशन। पुनरुद्भवन हो सकता है आपको शब्द समझ में ना आ रहा हो, लेकिन रीजनरेशन से समझिए ना कि कोई भी चीज दोबारा से जनरेट हो जा रही है, और रीजनरेट हो जाना यानी कि रीजनरेशन कहलाना। और ये आपका पुनरुद्भवन का एग्जाम्पल है, प्लेन एरिया जो सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है पुनरुद्भवन की प्रक्रिया के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है मुकुलन। तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर 27 खा, और यहां पर हेडिंग डालेंगे मुकुलन। आपने पुनरुद्भवन के बारे में लिखा, ठीक है, उसका डायग्राम बनाया और उसका उदाहरण दिया। अब आप मुकुलन के बारे में लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं मुकुलन के बारे में। मुकुलन के बारे में टू द पॉइंट चीजें लिखनी है बच्चों। देखो आप सबको मैंने पहले भी टिप्स बताए थे कि किस तरीके से आप अपनी कॉपी को प्रेजेंट करेंगे, कैसे आप लिखेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल सके, है ना। तो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग के साथ मार्जिन देके साफ सुथरी कॉपी बनाएंगे, अच्छे से लिखेंगे, उसमें बहुत छोटा छोटा भी नहीं लिखेंगे और बहुत बड़ा बड़ा भी नहीं लिखेंगे, नॉर्मल आराम आराम से लिखेंगे। और स्पीड को अपने, क्योंकि आपको टाइम लिमिट दी जाती है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे। और इसके लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्वेश्चन पेपर को सामने रख के उसको उसी समय में सॉल्व करने की कोशिश, पहले से ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है आप उसी टाइम लिमिट में अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर सके। मुकुलन के बारे में क्या लिखेंगे, जब किसी जीव के उदर भाग में, जीव के उदर भाग में एक उभार मुकुल उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, तथा ये मुकुल, तथा यह मुकुल कुछ दिन तक कुछ दिन तक इस जीव के शरीर पर वृद्धि करने के पश्चात, इस जीव के शरीर पर वृद्धि करने के पश्चात, जीव के शरीर पर वृद्धि करने के
पश्चात स्वतः इस जीव से अलग होकर स्वतः इस जीव से अलग होकर एक नया जीव बना लेता है, एक नया जीव बना लेता है, इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। और इसका हम क्या लिखेंगे? उदाहरण, एग्जाम्पल भी लिखेंगे। उदाहरण में हम लिखेंगे हाइड्रा, और हाइड्रा का हम डायग्राम भी बनाकर दिखाएंगे। हम हाइड्रा का भी डायग्राम भी बना के दिखाएंगे। तो हम हाइड्रा का डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हाइड्रा का हमने एक डायग्राम बनाया और एक छोटा सा हाइड्रा साइड में अलग बना दिया, जो मुकुल के रूप में था और वो अलग हो गया है मुख्य शरीर से। अब इसके बाद हम क्या दिखा रहे हैं कि ये वाला जो था, ये वाला भी बड़े हाइड्रा के रूप में बदल चुका है, यानी कि एक नई संतति के रूप में ये सामने आ चुका है ना? ये संतति हाइड्रा। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? ये मुकुलन की प्रक्रिया है। यहाँ पे इसको ऐसे एरो बना के मुकुल लिखना नहीं भूलेंगे, मुकुल, और यहाँ पे भी लिख देंगे ये मात्र और ये मुकुल। इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन में आपको 27 क में पुनरुत्थ भवन के बारे में पूछा गया था और 27 ख में आपको मुकुलन के बारे में पूछा गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 वाला कौन सा था? नेक्स्ट क्वेश्चन था 28 आपका 27 क का जो पुनरुत्थ भवन और मुकुलन आपने कर लिया, ठीक है। अब 27 का खा बाकी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है, अभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको करना बाकी है। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, परागकण परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि क्या करना है आपको? अंतर लिखना है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 27 का ही सेकेंड पार्ट है, ये 27 का ही सेकेंड पार्ट है, ठीक है। 27 का ख अब लिखेंगे हम। प्रश्न संख्या 27 का ख, और ये क्या है? आपको परागण और निषेचन किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है वो लिखना है। तो क्या करेंगे? सिंपली हम एक मार्जिन देंगे बीच में, ठीक है। एक तरफ हम लिखेंगे परागण और दूसरी तरफ हम लिखेंगे
निषेचन। एक तरफ लिखेंगे परागण और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? निषेचन। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट वाइज क्या करेंगे? पॉइंट वाइज हमें परागण और निषेचन के बारे में लिखना है, तो कम से कम 3-3 पॉइंट जरूर लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हम लिखेंगे कि जब पुष्प के परागकोश से, जब पुष्प के परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। और निषेचन के बारे में क्या लिखेंगे? आप सभी को पता है उसके बारे में, पर टू द पॉइंट लिखेंगे नर तथा मादा युग्मकों के, मादा युग्मकों यानी कि मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन को, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या लिखेंगे? नर तथा मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को, मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया को प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड 2 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं? 2 नंबर में लिखेंगे यह कीटों, परागण कैसे होता है तो लिखेंगे यह माध्यम के बारे में लिखेंगे, यह कीटों वायु तथा जल के माध्यम से होता है, के माध्यम से होता है। और हम निषेचन में क्या लिखेंगे? यह पराग नलिका के माध्यम से होता है, पराग नलिका के माध्यम से होता है। थर्ड पॉइंट भी लिख लेंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट भी हम लिखेंगे परागण निषेचन के पूर्व होता है ना। मेन पॉइंट जो है, जो डिफरेंस है, परागण निषेचन के पूर्व होता है, निषेचन से पूर्व यानी कि पहले ही, पूर्व होता, परागण निषेचन से पूर्व होता है। और निषेचन में हम लिखेंगे कि निषेचन परागण के बाद होता है। क्या लिखेंगे? निषेचन
परागण के बाद होता है। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स आपने लिखे, परागण के बारे में और निषेचन के बारे में। ये कितने मार्क्स का आपने नंबर क्वेश्चन सिक्योर किया? आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें सिक्योर कर लिया है। ठीक है, अब इसी तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो शायद इस बार के एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, लेकिन ये आपको इस एग्जाम में शायद नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चिपको आंदोलन क्या है? ये भी आपका बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन क्या है और हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? या what do you mean by biodegradable and non biodegradable substances? ये और आपका क्या है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत को उदाहरण देकर समझाइए। नॉन रिन्यूएबल सोर्स और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चंस में से आपको चूज करना है, जिसमें से अगर आप करना चाहें तो हमें संसाधनों के प्रबंध की क्यों आवश्यकता है, ये कर सकते हैं आप। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, या आप ये और ये कर सकते हैं। यहाँ बीच में अथवा या और लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन नंबर 30 में आपको इंटरनल ऑप्शन दिया गया है, या तो आप 30 का क ख कर लें या अथवा के बाद लिखा गया जो क ख है उसको कर लें। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर को कितनी तरीके से सॉल्व करवाया गया। क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपने किया। अब इसमें क्या है, इसमें अब आपको क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि टिप्स लिखेंगे हम। टिप्स लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 कि उत्तर लिखते समय समय सीमा का ध्यान अवश्य रखेंगे। एग्जाम देते समय क्या करेंगे हम, समय सीमा का ध्यान रखेंगे। और क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट, उत्तर लिखते समय अपनी हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। हैंडराइटिंग, जैसे मैं लिख रही हूं तो मैं इसको और सुंदर लिख सकती हूँ, उसी तरह से आप यदि चाहें तो आप भी इसको और सुंदर लिख सकते हैं। यही चीज अगर हम ठीक से लिखें तो क्या लिखेंगे, उत्तर लिखते समय हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। और क्या, टिप नंबर 3, जीव विज्ञान के प्रश्न का उत्तर देते समय, जीव विज्ञान के प्रश्नों का उत्तर देते समय आवश्यकता अनुसार क्या करेंगे, चित्र, नामांकित चित्र अवश्य बनाएंगे। नामांकित चित्र, और वो भी कैसा, स्वच्छ और सुंदर अवश्य बनाएंगे। अवश्य बनाएंगे।
कुछ ये टिप्स हैं बच्चों जिनको जब आप ध्यान में रखेंगे तो आपके मार्क्स जो है वो स्कोर हो जाएंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाएंगे, हर चैप्टर की कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। आपने जितना पहले से तैयारी की हुई है आप उसी तैयारी को, उसी को रिवाइज करेंगे और अब आपको एग्जाम देने की प्रैक्टिस करनी है, ना कि आपको बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करना है, क्योंकि उससे आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज। इस बार का सिलेबस वैसे भी कट डाउन है पहले से ही, है ना। तो जो पिछली बार का सिलेबस था वही सिलेबस इस बार का भी है ना, थोड़ा सा कम कर दिया गया था। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। तो जितना आपका आना है एग्जाम में उतने को आप अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे और उस कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लेंगे। कॉन्सेप्ट को दोहराव अवश्य कर लेंगे, दोहराव अवश्य कर लेंगे, ताकि क्या हो जाए, आपका एग्जाम्पल के साथ आप किसी चीज को लिखेंगे अच्छे से तो मार्क्स आपके अवश्य ही अच्छे आएंगे। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप भले ही पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, लेकिन उसमें आपको घबराने की और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप सब अच्छे बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो एक कहावत है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, यानी जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे अपने टाइम का ध्यान रखते हैं बच्चों, उनकी तैयारी अच्छी होती है और वो फिर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाते हैं और अच्छे से एग्जाम उनका हो जाता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छे से एग्जाम देंगे, आपका एग्जाम जरूर अच्छे से पूरा हो जाएगा और आपका मार्क्स भी अच्छा आपको मिलेगा। ध्यान केवल इतना रखेंगे कि जब भी आप साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आप इस्तेमाल की जाने वाली पेन की रंग का ध्यान रखेंगे, है ना। हेडिंग डालने के लिए आप काले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना आंसर शीट लिखने के लिए आप ब्लू कलर के पेन का यूज करेंगे। चित्र बनाने के लिए आप रंगीन पेन का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि स्केच पेन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि स्केच पेन का यूज यदि आप चित्र बनाने के लिए करते हैं तो आपका जो आप एक तरफ चित्र बनाएंगे और आंसर शीट के पीछे वाले पेज पे वो विजिबल हो जाता है, शो हो जाता है, यानी कि छप जाता है। तो कोशिश वो नहीं करेंगे। चित्र हमेशा रफली आप पेंसिल से, हल्के हाथ से पेंसिल से चित्र बना लेंगे, उसके ऊपर ही आप कोई रंगीन पेन या जो भी चाहे जेल पेन या रंगीन पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आप चित्र जो है हल्के हाथ से पेंसिल से ही बनाएंगे, क्योंकि और घर में चित्र बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और नामांकित जब करना होगा, उसकी लेवलिंग करना होगा, तो लेवलिंग करते समय बहुत सही नामांकन करेंगे, क्योंकि यदि आपने चित्र बहुत सुंदर बना दिया, बिल्कुल सही बना दिया, और अगर उसके नामांकन आपने गलत कर दिया तो मार्क्स बिल्कुल ही कट जाएंगे, क्योंकि तब टीचर को ये लगेगा कि बच्चे को डायग्राम तो उसने कहीं देख के बनाया, उसको ये लगेगा कि डायग्राम कहीं से देख लिया गया और नामांकन गलत कर दिया गया, तो मार्क्स एकदम डिडक्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि जितना आप लिखिए उतना ईमानदारी से सही लिखिए और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करिए अपने आप को। हेडिंग के लिए आप ब्लैक कलर की पेन का यूज कर सकते हैं, मार्जिन देने के लिए स्केल का यूज कर सकते हैं। अच्छे से लाइन बना बना करके अलग अलग सारे आंसर्स को आप प्रेजेंट करेंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसी शुभकामना के साथ, अगर कोई प्रॉब्लम है, बार बार मैं आपको कह रही हूं कि क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये, क्लास 10th के बच्चे, यदि कोई समस्या हो, यदि कोई समस्या हो तो चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो तो
चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। एग्जाम के आपके बहुत थोड़े दिन बचे हैं, डेट आ चुकी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपकी तैयारी अच्छी है, बस आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है बच्चों, और तैयारी को करते हुए चलना है। देखेंगे हम एक बार रिवाइज कर सकते हैं इसको, एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को पूरा, बायो का पार्ट एक क्विक रिवीजन कर लेंगे फटाफट से। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, देखिए प्रश्न संख्या 1 में थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का नाम पूछा गया था, वो आपने लिख दिया था थायरॉक्सिन। ठीक है, जैव बायोगैस का जो मुख्य कंटेंट क्या होता है, उसमें आपका आंसर था मेथेन। ठीक है, जनन की मूल घटना क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंसर था जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया था कि आपके लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वो था आपका टाइलिन एंजाइम, और थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो था आपका थायरॉक्सिन। नेक्स्ट, रक्तदाब के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो मैंने आपको बता दिया था कि सामान्य रक्तदाब का क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोलिक का, वो आपको बता दिया था। एक बार इसको आप रिवाइज भी कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर बताया गया था, वो आप लिखेंगे। प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। जीव विज्ञान के ही पार्ट में आपसे स्वपरागण और परपरागण के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प के बारे में पूछा गया था, और आपका न्यूरॉन का चित्र बनाने के लिए पूछा गया था, और इसी तरह से आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूछा गया था, और समजात और समरूप अंगों के बारे में भी पूछा गया था। बच्चों, आज के सेशन में आप सभी ने 2019 का क्वेश्चन पेपर, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है ना, जो आपके पिछले साल क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से प्रश्न पत्र पूछा जाता है, और आपको कैसे अपने आप को क्वेश्चन आंसर के साथ प्रेजेंट करना है अपनी आंसर शीट में। आज की क्लास में इतना ही। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।